नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। महज 2 दिन बाद मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट आने वाला है। आम लोगों समेत तमाम इंडस्ट्रीज वित्त मंत्री से उम्मीदें लगाए बैठी हैं। हर सेक्टर की मांग वित्त मंत्री तक पहुंच चुकी है। अब इंतजार है वित्त मंत्री के बजट भाषण का। आज के शो में हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर के एक्सपेक्टेशंस की, उम्मीदों की। एक और तो रियल एस्टेट अपने स्वर्णिम दौर से गुजर रहा है, दशकों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, बिक्री जोरदार बनी हुई है, न्यू लॉन्च भी जमकर हो रहे हैं, लेकिन ये क्रम बना रहे, इनफैक्ट ये तेजी और बेहतर हो, इसी के मद्देनजर रियल्टी सेक्टर की वित्त मंत्री से उम्मीदें बनी हुई हैं। कई मांगे हैं, मसलन धारा 24 के अंतर्गत होम लोन में अधिकतम छूट मिले, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए प्रोत्साहन मिले, अफोर्डेबल हाउसिंग में पात्रता को संशोधित करने समेत सरकारी जमीन को अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए उपलब्ध कराया जाए। ये कुछ मांगे हैं जो सामने आ रही हैं। हालांकि उम्मीदें बड़ी हैं और उन्हीं उम्मीदों को और भी बारीकी और विस्तार से बताने के लिए मेरे साथ इंडस्ट्री के 2 दिग्गज शामिल हैं। राजन बंदेलकर जी हैं हमारे साथ, वाइस चेयरमैन नेरेटको और सीएमडी हैं रौनक ग्रुप के, और अनुज पुरी हैं हमारे साथ, चेयरमैन एनारॉक प्रॉपर्टीज। तो बहुत स्वागत करेंगे राजन सर और अनुज सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुज सर, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा। अधिकतर मांग अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर है। जाहिर तौर पर जिस तरह का स्ट्रेस हम अफोर्डेबल हाउसिंग में देख रहे हैं, बिक्री और नए लॉन्च में उदासीनता दिख रही है, इसके बिल्कुल उलट लग्जरी में हम शानदार तेजी देख रहे हैं। ऐसे में बजट से रियल्टी सेक्टर क्या उम्मीदें लगा रहा है? दीपक, सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगता है आपके शो पे आने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग राजन एंड मी ऑन योर शो। सेकंड इज, जो आपका सवाल है कि अफोर्डेबल को अगर बूस्ट करना है तो कैसे करा जाए, इसके 5-6 चीजें हैं दीपक। सबसे पहली चीज है, जो अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन है ना, वो काफी साल पुरानी डेफिनेशन है। मेरे हिसाब से 2017 की वो डेफिनेशन है। उसमें 2 चीजें हैं, वो रीलुक करनी पड़ेंगी। एक है जो एरिया है, 60 स्क्वायर मीटर टीयर 1 में, 90 स्क्वायर मीटर टीयर 2 में। क्या हुआ, कोविड के बाद लोग बड़ा घर मांगना चाहते हैं, थोड़ा बेहतर मांगना चाहते हैं, तो वो डेफिनेशन जो है अफोर्डेबल की, वो उसके अंदर फिट ही नहीं हो रहा। दूसरा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग पे एक टिकट रखी गई थी कि 45 लाख रुपया, उससे नीचे अफोर्डेबल हाउसिंग होगी। वो 45 लाख रुपया जो है वो ब्रीच हुआ जा रहा है, बिकॉज आज की डेट पे रियल एस्टेट ऊपर चली गई है। तो 45 लाख रुपया जो आज से 6-7 साल पहले डेफिनेशन थी, उसको अभी तक रिवाइज नहीं किया गया। इसलिए आपके जो नंबर्स दिख रहे हैं ना अफोर्डेबल हाउसिंग के, कम दिख रहे हैं। तीसरा, आपने बिल्कुल सही बोला कि जो हमारा सेक्शन है 24 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, उसके अंदर अभी जो होम लोन पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है, 2 लाख रुपए तक की रिबेट है, उसको हमें लगता है कि रिवाइज बहुत साल से नहीं किया गया। उसको कम से कम 5 लाख रुपया तक रिबेट कर दे। एंड लास्ट है कि जो टैक्स ब्रेक्स डेवलपर्स को चाहिए अफोर्डेबल हाउसिंग में, वो वापस लेके आने चाहिए टैक्स ब्रेक, ताकि उनका इंसेंटिवाइजेशन रहे अफोर्डेबल हाउसिंग को डिलीवर करने के अंदर। अगर ये कर देंगे तो आप देखेंगे दीपक जी कि गवर्नमेंट का फोकस जो रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग में, और हमारे जो ऑनरेबल प्रधानमंत्री हैं उनका जो फोकस रहा है, वो फुलफिल होने लग जाएगा। राजन सर, अगला सवाल मेरा आपसे होगा। एक डेवलपर संगठन के तौर पर आपने वित्त मंत्री से क्या कुछ मांगे की हैं इस बार के अंतरिम बजट से? दीपक सर, आपने मुझे थोड़ी कठिन परिस्थिति में डाला है, क्योंकि अनुज सर के बाद बोलने बोला है। तो वो बोलते हैं ना कि क्रिकेट में ऐसा होता है कि सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली के बाद अगर खेलने जाना है ना, तो आदमी को टेंशन चालू हो जाती है। 2-3 मांगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ग्राहक के हिसाब से। तो पहले तो ये 45 लाख का फिगर ही निकाल डालो, क्योंकि मकान अगर आप पटना में खरीदो या बंबई में खरीदो या दिल्ली में खरीदो, बैंगलोर में खरीदो, 60 स्क्वायर मीटर का मकान 60 स्क्वायर मीटर का ही होता है। ये तो लैंड प्राइस बोलो या बाकी जो भी लोकेशन प्राइस बोलो, उसके वजह से प्राइस बढ़ती है। तो इट शुड नेवर बी लिंक टू एनी प्राइस। देयर शुड नॉट बी एनी कैप ऑफ 45 lakhs और एनी अमाउंट। अगर ये 45 lakhs को बढ़ा भी देंगे ना, तो भी ये वापस उसका कुछ नहीं होगा। उसमें तो क्या होगा कि अल्टीमेट नुकसान ग्राहक को होगा। ये पहली बात है। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आज हमने, अगर आपने कोई बिजनेस के लिए लोन लिया, तो उस लोन में आप जितना भी इंटरेस्ट देते हो वो तो सारा माफ हो जाता है। किसी ने ऑफिस लिया है, तो उसको ऑफिस में अगर वो प्रॉपर्टी का लोन लेता है, फर्नीचर करता है, सब कुछ करता है, वो अपने इनकम में इंटरेस्ट करके जो भी दिया है वो एक्सपेंसेस में लेता है, डिडक्शन करता है। लेकिन जब एक आम आदमी खुद का मकान खरीदता है, तो उसको आज ये बहुत ही दुखदायी बात है कि उसको सिर्फ इंटरेस्ट में 2 लाख रुपया ही मिलता है। और ये 2 लाख रुपया कितने पहले सालों से बढ़ाया हुआ है, इस अमाउंट को कहीं पे भी इन्होंने टच नहीं किया है। तो मेरा मानना है कि जो भी आदमी पहला मकान लेता है, पहला मकान, उसका सारा इंटरेस्ट माफ होना चाहिए।
और ये बेसिक अफोर्डेबल में ही होता है। अफोर्डेबल में ये दे देवे ना तो बहुत ही अच्छी अपने देश की परिस्थिति अच्छी हो जाएगी। आज हमारी जो इकोनॉमी हम सोच रहे हैं कि $5 ट्रिलियन है, 2047 में सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट अकेला $6 ट्रिलियन की तक की इकोनॉमी बन जाएगी। मतलब आप सोचो ग्रोथ इतनी बड़ी है, स्काई इज द लिमिट। इतना ही है कि सरकार ने इसको अच्छी तरीके से सपोर्ट करना चाहिए और सरकार ने हमको इंक्लूसिव लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर हम देखें अनुज सर, तो ईयर ऑन ईयर हमने देखा कि पी इन्वेस्टमेंट 2023 में 44% घटा है 2022 के मुकाबले। हालांकि कई आईपीसीज की अगर हम रिपोर्ट को देखें तो डेटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर जो आंकड़ा है वो यही है। बजट में निवेश बढ़ाने को लेकर कोई ऐलान उम्मीद कर रहे हैं या कोई सुझाव आपकी ओर से? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने दीपक जी। पहले मैं ये समझाना चाहूँ क्यों पीई इन्वेस्टमेंट कम हुआ। बिकॉज रियल एस्टेट रेजिडेंशियल मार्केट इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इतनी सेल हो रही है कि जो डेवलपर है वो बोलता है मेरे को प्राइवेट इक्विटी की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है आज की डेट के ऊपर, क्योंकि सेल्स मेरी अच्छी चल रही है, तो मेरा सारा कैश फ्लो जो है वो सेल्स के थ्रू ही आ रहा है। तो ना वो डेट लेने की कोशिश कर रहा है ज्यादा, ना ही वो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट को लेना चाहता है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट की जो डिमांड है रेजिडेंशियल के अंदर पर्टिकुलरली, वो काफी नीचे गई है। दूसरा दीपक जी, इसके अंदर अगर हमें प्राइवेट इक्विटी को और ज्यादा एक्साइट करना है, इनवाइट करना है, तो हमें थोड़ी डेफिनेशन और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं प्राइवेट इक्विटी को रियल एस्टेट में खेलने के लिए वो हटानी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल आज की डेट पे अगर आप डेट लें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन डेट नहीं दे सकती रियल एस्टेट डेवलपर्स को। सेकंड है कि अगर लैंड के लिए आप बोरो करना चाहते हैं तो आपको नहीं मिलती कोई बोरोइंग। थर्ड है जो प्राइवेट इक्विटी है वो लार्जली मतलब वो रेजिडेंशियल बना बनाया खरीद नहीं सकती, ऑफिस बना बनाया खरीद सकती है पर रेजिडेंशियल के लिए अलाउड नहीं है बिलो अ स्पेसिफिक एरिया। एंड फोर्थ है कि जो रीट्स है दीपक जी, इनमें ना एक बार दोबारा से देखना पड़ेगा कि इसके अंदर हम क्या और टैक्स बेनिफिट ला सकते हैं ताकि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन फंड्स हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो दोनों भर भर कर आए। आज 2018 में पहला रीट हुआ था, आज 6 साल हो गए, 4 रीट हैं। मेरे हिसाब से ये रीट बहुत ज्यादा होने चाहिए थे अभी तक। एंड वो रीट अगर होंगे तो उसमें आप देखेंगे फॉरेन की प्राइवेट इक्विटी आएगी और उसके उसके साथ साथ में इंडिया का रिटेल इन्वेस्टर आएगा। बट इसमें कुछ टैक्स ब्रेक्स देखने पड़ेंगे। जिस तरह का फोकस सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर बना हुआ है राजन सर, जो हमने देखा भी कि एक आंकड़ा हम लेकर चल रहे हैं कि 2030 तक रियल एस्टेट $1 ट्रिलियन का हो सकता है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी फोकस्ड रहा है। पिछले करीब करीब सभी बजट में हमने देखा रियल एस्टेट और इंफ्रा दोनों ही एक दूसरे के सहारे बढ़ते दिखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर रियल्टी को एक बड़ा बूस्ट देता है। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा जो फोकस है वो रियल एस्टेट में भी बढ़े, इसको करने के लिए क्या किए जाने की ज़रूरत है? सर, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एडवांटेज है अफोर्डेबल में तो दिया ही हुआ है सरकार ने हमको। अगर आप अफोर्डेबल में करते हो और उसके अंदर क्या होता है कि मतलब सरकार का एक ही कहना है कि आप आम आदमी के लिए घर बनाओ तो सरकार आपके साथ है। आज क्या हो गया है कि हर जगह पर डेवलपमेंट और इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी बोलते हैं, मेक इन इंडिया बोलो या इंडिया शाइनिंग बोलो, तो इसका एडवांटेज 100% मिला हुआ। और स्पेशली रियल एस्टेट एक ही चीज है जिसपे क्या होता है कि आज सरकार भी भर देना चाह रही है। और एक रियल एस्टेट के बाद में अगर एक मकान अगर आपका बिकता है तो उसके पीछे देखो आप कितने चीज होते हैं। मतलब आपका टीवी बिकता है, फ्रिज बिकता है, वॉशिंग मशीन बिकता है, फर्नीचर बिकता है, आपका एयर कंडीशन बिकता है। मतलब इतनी सारी बनते वक्त तो जब ये रियल एस्टेट बनता है कम से कम 250 से 300 इंडस्ट्री इसमें जुड़ी हुई है। और इसके बाद में जैसे मकान लेता है ना आदमी, उसके बाद वो सोचता है कि अब मैंने मकान लिया तो मेरे को एक गाड़ी ले लो, एक है तो उसको दूसरे ले लो। ये सारा मतलब अपलिफ्टमेंट होता है कि आदमी की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ी जाती है। तो इसका एडवांटेज 100% होता ही है। ये अहम बात कही राजन जी आपने कि रियल एस्टेट के साथ तमाम इंडस्ट्री बढ़ती है। करीब 250 इंडस्ट्री है जो रियल एस्टेट के सहारे आगे बढ़ती है। ऐसे में अनुज सर, लागत घटे उसके लिए सरकार को क्या करने की जरूरत है? ये ठीक बात है, क्योंकि अगर दीपक कॉस्ट बढ़ेगी तो डेवलपर्स का प्रॉफिट मार्जिन इतना है नहीं कि वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे इस इंक्रीज कॉस्ट को। तो ये कॉस्ट जो है ये पास ऑन कर देंगे कंज्यूमर को, तो अल्टीमेटली जो होम बायर है उसी को ये एडिशनल कॉस्ट पड़ेगी।
इसके दो वेज हैं दीपक जी। एक तो आपने टच किया इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे बिल्कुल सही आपने बोला, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट दोनों जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ढलता है उस हिसाब से बहुत सारे और लैंड पार्सल्स खुल जाते हैं। अभी देखिए ना, MTHL डला, जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है, उसकी वजह से सारा आपका पनवेल एरिया, नॉर्थ बॉम्बे काफी सारा खुल गया। तो लैंड के जो भाव है ना वो कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि बहुत सारा लैंड एरिया खुल जाता है और तो ऐसे लैंड के भाव बढ़ने नहीं लग जाते। तो एक तो वो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यू करती रही है सरकार, तो उसकी वजह से लैंड एरियाज खुलते रहते हैं, तो लैंड के भाव बढ़ते नहीं है। तो अगर वो एक्सपेंसिव नहीं होता तो कंज्यूमर को अफोर्डेबल हाउसिंग कंटिन्यू जाहिर रहती है। दूसरा है कि इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में रखें तो ये जो हमारी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है ये कंट्रोल में रहेगी। तीसरा है दीपक जी, जो इंटरेस्ट रेट है वो अगर कंट्रोल में रहे तो ये तीनों चीजें जो है ब्यूटीफुल है। लैंड, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर डल रहा है तो लैंड की प्राइसेस कंट्रोल में रह रही हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंट्रोल में है, एंड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग या फाइनेंसिंग कंट्रोल में है, अगर हमारे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़े। अनुज सर, एक और अंतिम सवाल आपसे लेंगे। रियल एस्टेट में कई नए वर्टिकल तेजी से उभरते दिखे हैं, मसलन वेयर हाउसिंग है, फ्रैक्शनल ओनरशिप है, को लिविंग जैसे नए वर्टिकल्स जो दिख रहे हैं, उनको बढ़ाने के लिए क्या किए जाने की ज़रूरत है? क्योंकि जाहिर तौर पर रियल एस्टेट में निवेश के लिहाज से इनकी और ग्राहकों का जो रुझान है वो तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखा है, लोग इनमें निवेश कर रहे हैं। तो ये जो वर्टिकल्स हैं इनमें तेज़ी आए और ज़्यादा सुधार हो, इसके लिए बजट में क्या कुछ किया जाना चाहिए? मेरे को लगता है दीपक जी इसमें गवर्नमेंट का काफी फोकस है। अगर आप देखें तो सेबी ने एक पेपर भी निकाला है, जो छोटे रीट है, MSE रीट्स के लिए एक पेपर, कंसल्टेशन पेपर निकाला गया है। प्लस इन्होंने फ्रैक्शनल ओनरशिप के लिए एक कंसल्टेशन पेपर निकाला है। तो आई थिंक गवर्नमेंट ऑलरेडी मूव कर रही है इसके ऊपर, टू से कि भी हम रिटेल इन्वेस्टर्स को कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर रियल एस्टेट के अंदर ला सकते हैं, ना कि पहले जैसे होता था कि रिटेल इन्वेस्टर की कोई देखभाल नहीं करता था एंड एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच वो काफी पैसा घुमा देते थे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करते हुए, क्योंकि ठीक जगह पे नहीं करते थे। इस टाइम पे रेगुलेटर्स जो हैं एंड गवर्नमेंट की गाइडेंस के अंदर इसको फ्रैक्शनल ओनरशिप को बहुत रेगुलेट कर रहे हैं, एंड इससे रेगुलेशन से आपको पता ही है दीपक जी के बढ़ावा मिलेगा इन्वेस्टमेंट पे। एंड सिमिलरली जो छोटे रीट है, MSE रीट्स हैं, उनके ऊपर रेगुलेशन आ गई है, तो ये दोनों एरियाज बहुत अच्छे चलेंगे। बाकी जो एरियाज हैं दीपक जी अभी थोड़े छोटे हैं, सीनियर लिविंग, स्टूडेंट अकोमोडेशन या डेटा सेंटर्स हो गए, ये अभी थोड़े छोटे हैं, इनको अभी टाइम लगेगा थोड़ा बड़ा होने में और अट्रैक्ट करने में इन्वेस्टमेंट को। जाहिर तौर पर हमने जो समझने की कोशिश की, अफोर्डेबल हाउसिंग के दायरे को बढ़ाने की जरूरत है। वित्त मंत्री का ध्यान अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा को बदलने की ओर खींचा जा रहा है। सरकारी जमीन अगर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए उपलब्ध होती है तो सस्ते घरों को जो सस्ते घरों का बाजार है उसमें तेजी आती दिख सकती है। लग्जरी सेगमेंट में भले ही तेजी है लेकिन मांग भी बरकरार है, लागत कम हो, इस पर ध्यान खींचने की कोशिश है। बहुत शुक्रिया करेंगे राजन सर और अनुज सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और बजट चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। हम बात कर रहे हैं बजट से रियल एस्टेट की उम्मीदों की, और अब हमारे साथ हैं अमृता गुप्ता, फाउंडर प्रेसिडेंट हैं क्रेडाई राजस्थान महिला विंग की। अमृता जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। हमने डेवलपर्स के अलग अलग संगठन से बात की, रियल एस्टेट से जुड़े तमाम लोगों से बजट की मांगों पर हम बात कर रहे हैं। राजस्थान के नजरिए से हम देखें अगर, तो इस अंतरिम बजट क्या उम्मीद कर रही हैं आप? देखिए दीपक जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, कि मैं आज एक अपनी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ और गवर्नमेंट तक अपनी आवाज पहुंचा पा रही हूँ आपके थ्रू। थैंक यू सो मच फॉर दैट। दीपक जी, जैसा कि आपने कहा कि आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे क्रेडाई की बात की है और एक ही तरीके की डिमांड सी, देखिए ये एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, तो अ, हम लोग एक होलिस्टिकली अगर बात करें तो नेशनल लेवल पर डेफिनेटली हम लोगों की डिमांड एक ही तरीके से आती है। आज मोटो ऑफ द इंडस्ट्री इज दैट we want to have the maximum benefits for the house buyers and house owners. तो उसके हिसाब से we would like to represent our these little request in front of the government कि आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज और नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में एक ब्रेकअप डाल दीजिए, से कि आप 90 लाख या 1 करोड़ की लिमिट दीजिए
मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, सो दैट वो जीएसटी का बेनिफिट हमारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो स्पेंडिंग कैपेसिटी और जो डिमांड है उसको हम लोग वायबल कर पाए। आप भले से उसको नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में 45 है तो उसको बढ़ाकर आपने 70 कर दी, तो एटलीस्ट क्या होगा कि एक होलिस्टिकली जो हम लोगों की डिमांड एंड सप्लाई है इन मेट्रो एंड नॉन मेट्रो सिटीज, उसको हम एक पैराडाइम पर ले जा पाएंगे। So this is one, request we would like to put in as the organization of CREDAI, and as a real estate industry participant, we would like to put across that ये चीज एक डेफिनेटली गवर्नमेंट को एज अ रिलीफ टू दी होम बायर्स डेफिनेटली अपने एजेंडा में डालना चाहिए। बिल्कुल। सेकेंडली, हम लोगों ने जितना असेस किया कि देयर वाज द स्कीम कॉल्ड क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, जो कि पहले सरकार ने दे रखी थी और अब कुछ टाइम से उसको बंद कर दिया। वी वुड लाइक टू रिवाइव दैट स्कीम बिकॉज अल्टीमेटली क्या है कि जिस तरीके की ग्रोइंग डिमांड हम लोग अफोर्डेबल हाउसिंग में देख रहे हैं आफ्टर कोविड, देयर इज अ ह्यूज शिफ्ट, there is a huge shift in people's expectations also and the demand also. तो हमें लगता है कि एज अ कलेक्टिव रिक्वेस्ट वी वुड लाइक टू पुट इट अक्रॉस दैट हमें CLSS की स्कीम को रिवाइव करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बायर्स का पर्सपेक्टिव और वो सब स्ट्रॉन्ग करता है। जितना रिलीफ उन्हें हम दे पाएंगे उतना बायर्स को रिलीफ मिल पाएगा और एक इंडस्ट्री की ग्रोथ होलिस्टिक अप्रोच में हो पाएगी। अमृता जी, अब महिलाएं रियल एस्टेट को प्रोफेशन के तौर पर प्रमुखता दे रही हैं, बिल्डर के तौर पर भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही हैं। बीते बजट में महिलाओं को लेकर वित्त मंत्री का फोकस देखने को मिला है। रियल्टी सेक्टर महिलाओं की हिस्सेदारी इसमें और बढ़ती हुई दिख रही है, और बढ़े, इस पर क्या सुझाव हो सकते हैं आपकी ओर से? दीपक जी, आपने बिल्कुल टच अपॉन किया है। दिस इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट thing because I have been, engaged in CREDAI past 4 years now. Real estate is a mix of talent pool of both the genders. Without one gender, the perspective is not achieved. The holistic approach is not achieved. The dynamism of the industry, the transparency of the industry is not achieved. So, women in real estate is the prime requirement of the industry. It is not just about the women we are talking about the industry. So all the women are at least engaging in something or the other and bringing the best fruit on the table. Matlab, the government also has to understand that if policies and there are sustainable policies for the development of women in real estate, this industry will show up the economic growth that we are expecting and the sustainable economic growth that we are expecting. तो डेफिनेटली देखिए दीपक जी, मैं हर बार वो रिपीट करूंगी और हर बात उन पॉइंट्स को लेकर आऊंगी। तो थोड़े टाइम से हमारी ये रिक्वेस्ट चली रही है गवर्नमेंट के साथ, लेकिन एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, एक होलिस्टिक थॉट आना चाहिए और कुछ ऐसी पॉलिसीज डेफिनेटली उन्हें विमेन को दिमाग में रखते हुए कि हम कैसे एक प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट करें जहां विमेन आकर इस इंडस्ट्री में परफॉर्म कर पाए। बिल्कुल अमृता जी, महिला सशक्तिकरण की जो तस्वीर हमें गणतंत्र दिवस में देखने को मिली है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति को लेकर भी कई बार बयान दिया है, उससे उम्मीद तो है कि बजट में भी महिला सशक्तिकरण को लेकर ऐलान हो सकते हैं। लेकिन रियल एस्टेट को इसका कितना फायदा होगा, ये 1 फरवरी को ही पता चलेगा। वैसे तो रियल एस्टेट अपने सबसे अच्छे दौर में है, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग में वो तेजी नहीं दिखती है। जाहिर तौर पर रियल्टी सेक्टर की मांग बनी हुई है। अब मांगे कितनी होती हैं पूरी और कितनी रहेंगी अधूरी, इन बातों पर विराम लगेगा वित्त मंत्री के बजट भाषण के साथ। तो अमृता जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आज प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही। आप बने रहिए जी बिजनेस पर। नमस्कार।